आज की क्लास में हम ये देखेंगे, हमने ये निकालना सीख लिया प्रीवियस क्लास में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब उसके आगे और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होगी। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन अ क्लास। तो हमें क्या गिवन होगा अब, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। एग्री? अब मैं आज आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं ऑपरेटिंग कैश। ऑपरेटिंग नॉट, ना मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिखा रहा हूं, ना मैं आपको कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, हम आपको केवल ये सिखा रहे हैं ऑपरेटिंग कैश कैसे निकलता है। ठीक है, यू हैव अ नेट प्रॉफिट। इन दिस नेट प्रॉफिट two elements are there, one is income, second is expense. Clear? In income there are two types of income. One, operating income. What do you mean by operating income here? Operating income means income related to your business. Suppose if you are dealing in clothes, तो जो clothes से आप पैसा कमा रहे हैं. Suppose if you are dealing in real estate, तो real estate से जो आप पैसा कमा रहे हैं. Suppose if you are dealing in stationery, तो जो stationery से आप पैसा कमा रहे हैं, that will be your operating income. एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम को मैंने दो पार्ट में बताया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब अदर देन ऑपरेटिंग, इट कैन बी बाय सेलिंग योर इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी एनी, उसके अलावा और किसी भी वे से अगर आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग है। राइट? सपोज आई एम गेटिंग रेंट, मेरे पास एक घर है, मैंने किराए पे दिया है। फिर आते हैं एक्सपेंस, तो एक्सपेंस भी दो तरह के हुए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड, नॉन ऑपरेटिंग नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। राइट? अब इसमें एक और तरह के खर्चे होंगे, वो होंगे नॉन कैश एक्सपेंस। व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंस? जो आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं लेकिन कैश को डिक्रीज नहीं करते। सपोज मेरा प्रॉफिट है 1 लाख, मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, मेरा प्रॉफिट हो गया 90, बट मेरा कैश कितना है 1 लाख। तो जब मैं नेट प्रॉफिट लेता हूं तो उसमें से हर चीज माइनस हुई हुई होती है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम। ऐड नॉन कैश आइटम, नॉट नॉन ऑपरेटिंग। मैं कौन सा ऐड कर रहा हूं? नॉन कैश। नॉन कैश में क्या क्या आ सकता है? पहला डेप्रीसिएशन, ठीक है, पहला हुआ डेप्रीसिएशन। यू ऑल नो दैट मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन, जब हम किसी भी एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसे हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। दूसरा होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, यहाँ पे हम अगर बात करें अमोर्टाइजेशन, डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइज में क्या डिफरेंस है? अमोर्टाइजेशन किसका होता है? इन टेंजिबल एसेट्स का, इन टेंजिबल एसेट्स का। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं। गुडविल हो सकता है, ठीक है, आपके गुडविल के साथ मतलब राइट ऑफ हो सकते हैं, अमोर्टाइज वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट ऑफ वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके बारे में हम बात करें, उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। What is preliminary expenses? See, preliminary expenses are those, ये क्या होता है? धीरे धीरे करके राइट ऑफ होते हैं, जरूरी नहीं है इसको आप 3 साल में राइट ऑफ कर सकते हैं, 4 साल में राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये जब राइट ऑफ होते हैं तो कैश नहीं जाता, बस उस एक्सपेंस को हम हटा रहे होते हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं ट्रेडमार्क की, ठीक है, ट्रेडमार्क की। तो ये कुछ चीजें हैं इंटेंजिबल एसेट जो राइट ऑफ होती हैं। तो डेप्रिसिएशन हो गया और अमोर्टाइजेशन हो गया। और इसके बाद एक और चीज मैं लिख रहा हूं, दैट इज बैड डेट। बैड डेट ये भी रिटर्न ऑफ। व्हाट इज बैड डेट? जब कोई भी डेटर पैसा नहीं देता, दैट इज नोन एज बैड डेट। ये सब नॉन कैश आइटम है। मींस व्हाट इज बैड डेट? आपको जो कैश मिला नहीं तो आपने उसको लॉस मान लिया। तो यानी जो आपका नेट प्रॉफिट है, एक्चुअली पैसा तो आपके पास उतना ही पड़ा है जो आपको कैश मिला था। अब आप कह रहे हो इतना नहीं आया, तो आपको लॉस तो हुआ है, हम मान रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से वो नॉन कैश आइटम है जो हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं बट कैश को डिक्रीज नहीं करते। कैश आपके पास उतने का उतना ही पड़ा रहेगा। राइट? तो आफ्टर नॉन कैश अब कौन से एक्सपेंस आ सकते हैं? इसके बाद आ सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था। व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से। ऑपरेटिंग के अलावा कौन से हुए? बहुत सिंपल है इनको पता लगाना। जैसे मैं पहला लिख रहा हूं, अगर आप प्लीज एवरीबडी
या ध्यान से देखिए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। नाउ अगर आपने कोई एसेट्स बेची है, उस पर कोई लॉस हुआ है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, राइट। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया लॉस ऑन सेल। और अगर हम बात करें, जैसे आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, राइट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कोई पे कर रहे हो, या कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग कोई भी हो, हम शॉर्ट टर्म बोरिंग भी बोल सकते हैं इसमें। सी इफ यू आर पेइंग एनी इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, एक तरह से नॉन क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी, क्या मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया सेल ऑफ असेट्स और लॉन्ग टर्म लोन। व्हाट इज सेल ऑफ असेट्स? आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब नॉट रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, बिजनेस का प्रोडक्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा हो। या लॉन्ग टर्म लोन क्या हुआ, नॉन करंट लायबिलिटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हुआ। तो जो इंटरेस्ट था, यानी इंटरेस्ट पे किया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट नहीं है, राइट। और अगर हम बात करें, है ना, एक हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक चीज और ले सकते थे नॉन कैश के अंदर। नॉन कैश के अंदर हम एक चीज और ले सकते थे, हम नॉन कैश में एक चीज और ले सकते थे, वो था क्रिएशन ऑफ रिजर्व, प्रोविजन, सॉरी, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन भी नॉन कैश आइटम्स होते हैं, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया। ये क्या होते हैं, आप पैसा सेट असाइड कर देते हैं इन पर्टिकुलर लॉसेस के लिए, बट एक्चुअल में ये मीन्स आप सोचिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मेरे मतलब 10,000 का बजट होने वाला है, तो मैं 10,000 रुपये अलग हटा के रख देता हूँ, मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, मेरा टैक्स कम हो गया, लेकिन पड़ा तो मेरे पास ये ना, अभी हुआ थोड़ी, अभी काम में थोड़ी आ रहा है, ठीक है। तो प्रोविजन देखिए, तो मैंने अभी तक क्या क्या ऐड करना सिखा दिया आपको, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कहते हैं इसके बाद और भी कुछ होगा, हाँ, इसके बाद आएगा हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि हमें ऐड करनी है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, लेस, अब हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम? प्लीज ध्यान से देखिए, 1 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी अदर देन ऑपरेटिंग, यानी जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो सकता है आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया हो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, या आप बिजनेस तो कर ही नहीं रहे, इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो ही इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कोई रेंट रिसीव हुआ हो, ये कौन सी इनकम हो गई, नॉन ऑपरेटिंग। अब आप एक बार इसको एनालाइज करके देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा, मैंने 3 चीजें जोड़ने को कहा, मेरे पास नेट प्रॉफिट था, मैंने कहा नॉन कैश जोड़ दीजिए सबसे पहला आइटम। व्हाट इज नॉन कैश? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और प्रोविजन, राइट, 3 चीजें आई। इनको जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरे पास कैश प्रॉफिट आ गया। क्या प्रॉफिट आ गया? कैश प्रॉफिट। फिर मैंने कहा इसमें से मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा देता हूं, क्योंकि इसमें तो सब कुछ था, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने असेट्स से रिलेटेड और लायबिलिटी से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स और इंटरेस्ट पेड, वो मैंने हटा दिया। तीसरा क्या किया मैंने कि भाई अगर कोई इनकम है तो अब इनकम को हटाना मतलब लेस करना पड़ेगा ना, मेरी तो इस प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, हटाने का मतलब मैंने इनकम भी हटा दी, रेंट से रिसीव हुआ है पैसा, मेरा प्रॉफिट इसलिए बढ़ा हुआ था। तो अब जो मेरे पास चीज आई है वो एक्चुअल में ऑपरेटिंग हुई। वो क्या हुई? ऑपरेटिंग, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग हट गया, नॉन ऑपरेटिंग हट गया, नॉन कैश हट गया, अब मैं ऑपरेटिंग पे आया। तो एक तो ये पर्टिकुलर चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शायद इसमें उल्टा लिख लिया, ये ऐड और ये लेस, रिवर्स चलेगा। एक्सपेंस इसलिए ऐड हो रहा है, मैंने शायद रिवर्स लिख दिया था, ऐड इसलिए हो रहा है एक्सपेंस क्योंकि एक्सपेंस इसमें डिडक्टेड हुआ हुआ है, हम हटा रहे हैं एक्सपेंस को, और इनकम को भी हटा रहे हैं। नॉन इनकम हटाना मतलब लेस करना, एक्सपेंस हटाना मतलब वापस से ऐड करना, क्योंकि ओरिजिनली वो लेस हुए हुए थे, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, सी हम इन चीजों को ऐड बैक क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें ऑपरेटिंग कैश निकालना है। दैट डजंट मीन अगर मैंने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स इसमें वापस से लेस किया है, व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल
मेरा नेट प्रॉफिट है बिजनेस का 10 लाख रुपीज, ओके, बट इन दिस 1 लाख इज रिलेटेड टू रेंट रिसीव फ्रॉम माई प्रॉपर्टी। तो अब आप क्या करेंगे कि सर 10 लाख आपका प्रॉफिट है, तो इसमें से 1 लाख तो आपका हटा दीजिए, तो आपने लेस किया तो कितना आया 9 लाख। तो 9 लाख इज माई ऑपरेटिंग एंड 1 लाख इज फ्रॉम माई इन्वेस्टिंग, सो दैट इन्वेस्टर कैन, मतलब वो कंपनी को जज कर सके। कंपनी, अगर कंपनी ने 1 करोड़ प्रॉफिट दिखाया है तो इन्वेस्टर ऐसे ही नहीं खुश हो जाए, फिर इन्वेस्टर देखेगा ऑपरेटिंग से कितना है। हमें पता चला 1 करोड़ प्रॉफिट है कंपनी का, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 1 लाख ही है, 99 लाख है ड्यू टू प्रॉफिट ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स। तो नाउ यू विल इन्वेस्ट इन दिस कंपनी अकॉर्डिंगली कि अरे यार ये तो 1 लाख ही कमा रही है, नहीं नहीं नहीं, इसमें वी कैन नॉट इन्वेस्ट, ठीक है। सो दैट जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है वो प्रॉफिट और लॉस देख के एक, मैं कहूँ वो मतलब एक गलत डिसीजन नहीं लें, क्योंकि उनको पता नहीं है इस प्रॉफिट में बिजनेस नहीं, बिजनेस के अलावा भी कई चीजें आती। ठीक है। अब जैसे ही मैंने, अब इससे जो भी ये आपका जो भी आंसर आया है, अब इसमें जो भी आंसर आएगा हम उस आंसर को बोलेंगे क्या, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऑपरेटिंग कैश नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अभी भी ऑपरेटिंग कैश नहीं आया, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये अब दूसरा स्टेप खत्म हुआ। स्टेप 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, स्टेप 2 कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल, यू ऑल नो व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नाउ आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन हियर। सी क्या हुआ कि आपने नॉन कैश आइटम सारे हटा दिए, ठीक है, पर आपको, हमें लगता है हमने सेल्स तो हटाया ही नहीं, सेल्स में भी तो क्रेडिट सेल्स हुई होंगी। ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें टोटल सेल्स होगी और टोटल परचेज होगी, टोटल परचेज में भी क्रेडिट परचेज है और टोटल सेल्स में भी क्या है, क्रेडिट परचेज है। हमने वो सब तो हटाया ही नहीं, हाँ वो सब हमने नहीं हटाया। हो सकता है एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड किए हुए हों, प्रीपेड हों, ये सब हों, इनको तो हमने एडजस्ट किया ही नहीं। तो अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इसको, इसी को कंटिन्यूएशन में, इसी के नीचे ही कंटिन्यूएशन में अब हम यहां पे लिखेंगे एड इफ। अब हम करंट एसेट्स को देखेंगे, क्या करंट एसेट्स में कोई चेंज आया है, क्यों देखेंगे, मैं उसका रीजन करूंगा। तो मैं मेरी करंट एसेट्स को देखूंगा, अगर मेरी करंट एसेट्स या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। हाउ, मेरे को ना ऐसे 2 साल के अकाउंट्स गिवन होंगे। देखिए सपोज करो मेरी करंट एसेट्स है 50 और मेरी प्रीवियस ईयर की करंट एसेट्स थी 40, तो मेरी करंट एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 40 से कितनी हो रही है, 50। या अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, 40 से करंट एसेट्स कितनी हुई 50, या 60 से मेरी करंट एसेट्स कितनी हुई 30। तो प्रोबेबल देयर आर 2 थिंग, आइदर माय करंट एसेट्स विल इंक्रीज और माय करंट एसेट्स विल डिक्रीज। If my current assets is decreasing, so I will add decrease in current assets, right? And add increase in current liability, and then less increase in current assets और decrease in current liability। अब मैंने क्या किया है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, मैं उनमें मेरी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैंने करा क्या है, सपोज करिए पहला ये मेरी करंट एसेट्स है, अगर मेरी कोई भी एसेट्स डिक्रीज होती है, व्हाट डज इट मीन, मैंने मेरी एसेट्स बेच दी है। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, मैंने मेरी एसेट्स बेच दी है, तो आई एम गेटिंग द कैश, मेरे पास कैश आ रहा है। कोई चीज बेचूंगा तो कैश आएगा ही। तो ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। सपोज मेरा स्टॉक था 60 और मेरा स्टॉक कितना हो गया 30, तो इसका मतलब 30 का एक तरह से स्टॉक बिका है, तो कैश आया होगा, राइट। ऐसे ही मेरे डेटर्स हैं, सपोज करो 60। डेटर कौन होते हैं, जिनसे पैसे लेने हैं। अब वो घर
के रह गए इस साल 30, तो मतलब 30 ने कैश दे दिया है, 30 ने मेरा कैश दे दिया है। तो कभी भी कोई असेट्स डिक्रीज है, मेरे पास फर्नीचर है 1 लाख का, अब घट के हो गया है फर्नीचर मेरे पास कितने का, 40 का, तो दैट मीन्स मैंने 60,000 का फर्नीचर बेच दिया है, ठीक है। बट अब आप कहोगे सर फर्नीचर में तो डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, यस दैट इज समथिंग एल्स, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली करंट एसेट्स। इन करंट एसेट देयर इज नो डेप्रिसिएशन। तो करंट एसेट डिक्रीज होने का मतलब यू आर गेटिंग कैश, ठीक है, इतने का कैश आया है। और जब करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो इसका मतलब इफ योर असेट्स इज इंक्रीजिंग दैट मींस यू आर परचेजिंग असेट्स, यू आर परचेजिंग असेट्स, एंड व्हेनेवर यू विल परचेज द असेट्स योर कैश विल गो, तो दैट मींस यू विल लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यू विल लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। सी दिस इज द बेसिक थिंग कि अपन इसको याद रख सकते हैं। असेट्स का बढ़ने का मतलब होता है परचेज करना, कम होने का मतलब होता है सेल करना। When you are purchasing something, your cash will go, यानी outflow, तो that means you need to deduct. And suppose, तो अब पता है आपका क्रेडिट सेल्स कैसे एडजस्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ डेटा और स्टॉक। जैसे करंट एसेट्स में डेटा और स्टॉक एडजस्ट होंगे, मेरी क्रेडिट सेल्स ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली एडजस्ट हो जाएंगी। नाउ तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर मेरा स्टॉक बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैंने स्टॉक परचेज किया है, और ऐसे मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मेरी क्रेडिट की सेल्स हुई है। मेरी कौन सी सेल्स हुई है, क्रेडिट सेल्स हुई है। तो मैं उसको हटा रहा हूं, मैं लेस कर रहा हूं कि मेरा पैसा नहीं आया है। एक तरह से आप ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग, इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, इफ माई करंट एसेट्स इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स आई एम पेइंग कैश, परचेजिंग द एसेट्स, एंड इट्स डिक्रीजिंग तो कि मैं कैश दे रहा। आइए, एंड सेम विद द लायबिलिटी, इफ माई करंट लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, ऐड करूंगा। जब मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है तो दैट मीन्स आई एम टेकिंग लोन, आई एम टेकिंग लोन, तो आई एम गेटिंग मनी, आई एम गेटिंग मनी। मेरी लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, मेरे पास पैसा आ रहा है, किसी दूसरे का पैसा आ रहा है। और वेन एवर माई लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग तो दैट मीन्स आई एम पेइंग द लाइबिलिटी, मैं लाइबिलिटी चुका रहा हूं, इसलिए मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। जैसे सपोज करिए मेरा लोन था 50,000 और बढ़कर हो गया 70,000, तो इसका मतलब मैंने 20,000 लोन लिया है तो मुझे कैश मिला है। और मेरा लोन था सपोज करो कितना, 50,000, घट के रह गए 30, तो दैट मीन्स आई हैव पेड 20,000। तो आपको क्या देखना है, इस करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कैश का फ्लो किस तरफ है, वेदर इट्स कमिंग और वेदर इट्स गोइंग। इफ इट्स कमिंग इन फ्लो तो आप ऐड करेंगे, इफ देयर इज एन आउटफ्लो तो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी भी आंसर पूरा नहीं आया, कैश आ गया है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन अब मैं एक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अब मैं लेस करूंगा, लेस टैक्स पेड। अगेन पहले मैंने ऊपर टैक्स ऐड किया था, बट नाउ आई विल अगेन डिडक्ट द टैक्स। तो अब जो मेरा आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज माय आंसर, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर मेरा कैश सपोज नेगेटिव आया है तो मैं लिखूंगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम मतलब आ रहा है, अगर मेरा कैश नेगेटिव है तो आई विल यूज वर्ड, इन केस ऑफ फ्रॉम आई विल यूज वर्ड नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर आया है तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो माय फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाउ, आई विल ऐड रिजर्व, डिविडेंड एंड टैक्स। सेकेंड, आई विल कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें मैं नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एडजस्ट करूंगा। देन मैं वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करूंगा, उसके बाद जो मेरा कैश आएगा वो होगा ऑपरेटिंग कैश। नाउ अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर एक बार तो आपने टैक्स ऐड करवाया, फिर एक बार आपने लेस करवाया, ऐसा क्यों? इसलिए ताकि हमें ये आंसर पता चल सके एक्चुअली कैश कितना जनरेट हुआ है। पर कैश तो गया है ना, फिर भी टैक्स पे तो हुआ ही है ना, चाहे कुछ ही हो जाए टैक्स पे तो हुआ ही है। तो अब इतना कैश जनरेट किया था और इतना टैक्स चला गया, तो नेट कैश इतना हमारे पास बच रहा है, ये हमारा आंसर है। तो हम एक बार टैक्स ऐड करके एक्चुअल आंसर निकालते हैं, राइट?
तो आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा पहले। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एवरीबडी फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ, एवरीबडी फोकस ऑन द स्क्रीन प्लीज। पहले हम फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। वी नीड 2 लाइन्स, यानी 2 कॉलम्स चाहिए हमें। पहली बात, कैश फ्लो इज एन स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट, तो नो टू नो बाय वर्ड विल बी यूज्ड। अब आते हैं हम, ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट, और दोनों ही अमाउंट हैं, ठीक है, मतलब रुपीज ही हैं। हम इसमें बस कोई एक या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम इसके अंदर। चलिए आइए अब प्लीज एवरीबडी कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या है? प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, प्रॉफिट कमाया है 2,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम, यानी ये आइटम इसमें से ऑलरेडी डिडक्टेड हैं, ठीक है। अब एज हमें कोई टैक्सेशन की, हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट इन दिस क्वेश्चन नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स इज गिवन, तो आई विल ट्रीट दिस प्रॉफिट, पहले मैं क्या लिखूंगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000 in my main column, right? Now first है depreciation। अब depreciation is a non cash expense। depreciation क्या होता है? non cash expense, इससे कैश नहीं जाता पर ये मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज करता है, तो मैं ऐड कर दूंगा। I will add first depreciation 10,000, मैंने depreciation ऐड कर दिया। देन इसके बाद amortization of goodwill, दिस इज ऑल्सो नॉन कैश आइटम, राइट ऑफ कर रहा हूं मैं गुडविल को। गुडविल कम होने से कैश कम नहीं होता, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट जरूर कम हो जाता है, तो आई कैन यूज वर्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, एंड यू कैन यूज amortization ऑल्सो, नो इश्यूज एट ऑल। 5,000, एग्री? देन मैं थर्ड पॉइंट पे गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। Now, sale of machinery. Machinery is a non-current assets, not related to operating activity. This is non-cash, मतलब non-operating activity. तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। मैं लिखने की, अलग से बताने की जरूरत नहीं होती बेटा, हम ना एक साथ भी ले, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, 7,000, ये भी मैंने लिख दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखी हुई है वो एडलेस ही होगी, ये आप देखना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। नाउ सेल ऑफ लैंड, हमारा बिजनेस तो है ही नहीं लैंड का, तो ये जो इनकम है ये अगेन नॉन ऑपरेटिंग है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? लेस। तो मैं एक बार यहां लिख लेता हूं, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000। जब भी लेस लिखें तो आप इसमें एक बार ब्रैकेट जरूर लिखा दें ताकि आपको क्लियर रहे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा हो चुका था, तो हम इसमें एक लाइन खींचेंगे। 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 के अंदर आई गेस मुझे 3 माइनस करेंगे तो 19,000 आता है, तो आई विल राइट 19, जो कि मुझे ऐड करना है। तो 19 जैसे ही मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 2,69,000। ये क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये तो आ गया बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन था, तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा ऐसे स्किप हो गया, सेकंड स्टेप में कर चुका हूँ। इजी है, जो आपको लिखा हुआ होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट, तो लिखा होगा तो हमें अपने आप रिकॉल होता जाएगा। अब हम आगे गए, तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले ऊपर डेट देखेंगे, डेट कैसे लिखी हुई है। लास्ट टाइम जो पेपर आया था 17-18 लिखी हुई होती है, कभी कभार 18-17 लिखी हुई होती है। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन कि वो फॉर्मेट फॉलो करेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो कैसे भी लिख सकता है। तो मींस ये
22 से 23 हो रही है, मतलब ये इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, कई लोग क्या 23 से 22 ले लेते हैं तो सोचते हैं डिक्रीज हो रही है, नहीं, हमें देखना है 17 से 18। 17 में 22 थी, 18 में है 23। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अपने पार्ट पे चलते हैं, देखिए क्या लिखेंगे। मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। मैं ऊपर पहले लिख के रख लेता हूँ, व्हाट इज डिक्रीज इन करंट एसेट्स, कैश इज कमिंग। तो कोई करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है क्या, ट्रेड रिसीवेबल तो इंक्रीज हो रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस 6 से 4 2000 से डिक्रीज हो रहा है मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहां लिख दूंगा प्रीपेड एक्सपेंस 2000, राइट। फिर उसके बाद मैं एक बार करंट लायबिलिटी ले लेता हूं। अगर मैं करंट लायबिलिटी मुझे कौन सी चाहिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी विल बी एड वाई, अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो मेरे पास पैसा आएगा, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देखें कोई करंट लायबिलिटी है इसमें इंक्रीज होने लायक, ट्रेड पेबल 15 से 10, ये तो डिक्रीज हो रही है तो छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट पे आए तो यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो हमें पता है ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल अब कितने से हो रहा है, आप देखें ट्रेड रिसीवेबल में मैंने देखा ट्रेड रिसीवेबल 22 से 23 1000 से बढ़ रहा है, तो मेरे को डिडक्ट करना होगा, मैंने 1 को माइनस में लिख दिया। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल हैं, आप देख सकते हैं कितने से हैं, 5000 से मेरे ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहे हैं, ट्रेड पेबल 5000। तो अब मैंने फिर नेट निकाला, इसके अंदर नेट देखा तो 6 लेस करना है, 2 ऐड करना है, तो 4 लेस करना है, तो मैंने 4000 लेस किया। अब मेरा आंसर क्या आया, मेरा नेट आंसर आ रहा है 2,65,000, 2,65,000। नो टैक्सेशन इज गिवन, तो यही हुआ मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मेरा क्या 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 हो गया मेरा आंसर, ये मेरा आंसर हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लाइन को एक बार आगे के लिए खींच लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। क्लियर।